हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 12 चल रहा था, जिस चैप्टर का नाम है आपका परमाणु अर्थात एटम। इसके पहले हमने बच्चों जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम यहाँ पर केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हो सकता है 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इन चैप्टर से बच्चों आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम हर प्रकार से क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए फटाफट करेंगे, सुपर फास्ट रहेगा। पहला है नाभिक का साइज कितना होता है। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार होता है बच्चों 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और परमाणु का साइज, परमाणु का साइज होता है आपका 10⁻10 मीटर। अब आपको लगता होगा कि कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, माइनस में ध्यान रखना। नहीं आप सोच लो कि सर 15 है तो बड़ा है, तो ऋणात्मक है ना, इसका मतलब ये है 1/10⁻15, ठीक है। अब किसी चीज में बड़ी संख्या का भाग दोगी तो छोटा ही होगा, इसलिए छोटा है। इसका मतलब है 1/10⁻10 मीटर। आप ही बताओ, इसमें बड़ी संख्या, एक में बड़ी संख्या का भाग दोगे छोटा होगा कि नहीं मान, इसलिए ये छोटा है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो वैसे भी आकार थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और उसकी त्रिज्या है, नाभिक की आकार, भाई परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है ना, नाभिक, तो नाभिक का आकार छोटा रहेगा और परमाणु का आकार बड़ा रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु के दृश्य भाग में बामर श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है। 656.3 नैनोमीटर। कितना? 656.3 नैनोमीटर। ओके बच्चों, रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है। तो रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 × 10⁻7, ठीक है, प्रति मीटर। क्या बच्चों? प्रति मीटर। किसी परमाणु में स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए नाभिक है यहाँ पे और इसके चारों ओर कक्षा है, इसे स्थायी कक्षा कब कहेंगे? जब इस में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा बच्चों, उसकी ऊर्जा जो है उत्सर्जित ना हो, फिक्स हो एनर्जी। यदि पता चला वो एनर्जी उत्सर्जित कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जित नहीं करते, फिक्स है उसकी ऊर्जा, तब वो आपका स्थायी कक्षा कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, किसी स्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण के लिए बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है। मतलब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी घूम सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का समगुणक होता है। कोणीय संवेग को किससे दर्शाते हैं? mvr, h/2π का समगुणक होता है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर n बच्चों कक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, किसी स्थायी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल के लिए बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है कि उसका कोणीय संवेग h/2π का समगुणक हो, तभी वो कक्षा स्थायी कक्षा कहलाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम बताइए जिसमें तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो लाइमर श्रेणी बच्चों, लाइमर होता है, फिर पासचन होता है, लाइमर, बामर, पासचन, ब्रैकेट, फुंड। ओके, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य का लाइमर श्रेणी है। संक्रमण का क्या अर्थ है? इसमें कितना समय लगता है। देखिए क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, सही है कि नहीं। परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरे ऊर्जा अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, इसमें 10⁻⁻8 सेकंड का समय लगता है। यानी कोई परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला गया? उच्च ऊर्जा स्तर पर, तो वो क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। यहाँ पर देखिए, अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है। आपने पढ़ा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड में क्या किया गया था बच्चों? अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया गया था स्वर्ण पात्र में, एकदम अत्यंत पतली पन्नी के रूप में उसका प्रयोग किया गया था। और फिर देखा गया था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ विचलित हो जाते हैं और बहुत कम मात्रा में वापस लौट जाते हैं। अब इसका आंसर देखिएगा यहाँ पर कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त पत्र को एकदम पतला होना चाहिए। मतलब हम जहाँ पर प्रकीर्णन कराना चाहते हैं तो पतला होना चाहिए। और आपको पता है कि जो सोने की धातु है, यानी सोना जो धातु है, उसकी अत्यंत पतली पन्नी हम बना सकते हैं बच्चों, अत्यंत पतली पन्नी बना सकते हैं। बहुत मतलब एकदम अल्प सूक्ष्म मात्रा में एक लंबी रस्सी हम खींच सकते हैं। तो पहला गुण तो यही है कि हम जिस पात्र का उपयोग करना चाहते हैं वो अत्यंत पतला हो। तो स्वर्ण जो है
इसके लिए सफिशियंट है, इसलिए स्वर्ण पत्र का प्रयोग किए। दूसरा ये भी था, इसके साथ ही पत्र के नाभिक को भारी होना चाहिए ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो। स्वर्ण में उपयुक्त दोनों गुण होता है, इसलिए स्वर्ण पत्र का बारीक पत्र आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब दो प्रॉपर्टी को देखते हुए अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र में प्रकीर्णित किया गया। पहला प्रॉपर्टी ये था कि भाई साहब उसकी अत्यंत पतली पन्नी बनाई जा सकती है ना। दूसरा ये था कि इसका जो नाभिक है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या है, भारी है, जिससे कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो रहा है। इन दोनों गुणों के कारण हम अल्फा कणों का प्रकीर्णन एक स्वर्ण पत्र में ही करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। तो चूंकि बच्चों आप लोगों ने कोणीय संवेग तो पढ़ा कि mvr बराबर nh/2π, किसी कक्षा का स्थायी होना क्या बताता है, जब उसका कोणीय संवेग h/2π का समगुणक हो। जब n का मान 1 रख देंगे तो जो कोणीय संवेग आएगा h/2π के बराबर होगा, सीधा फंडा। तो बच्चों nवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr nh/2π के बराबर है। जब n बराबर 1 रख दिए तो कोणीय संवेग h/2π हो जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, क्या कारण है। अब देखिए, ये बात वास्तविक रूप से जब हम पढ़ते थे तो लगता था कि वास्तविक रूप से यार भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन में इतनी रेखाएं कैसे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए बच्चों, हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत, हाइड्रोजन का प्रकाश स्रोत ले रहे हैं, तो अब उसमें एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन परमाणु की संख्या तो बहुत हो सकती है ना। हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं और जब अलग अलग परमाणु हैं तो भाई साहब उनका इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होगा और संक्रमण भी अलग अलग होगा, जिसके कारण कई सारे स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। पहली बात समझो, मतलब स्पेक्ट्रम की कई सारी रेखाएं दिखाई देती हैं। भाई यदि हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की, तो आप यदि सोचोगे कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी रेखाएं बना सकता है, ऐसा नहीं है। जब प्रकाश स्रोत लेते हैं, हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत में बहुत सारे परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं का संक्रमण भी भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण उनकी भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है। इससे कई रेखाएं दिखाई देती हैं। आगे देखिए, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन स्थिर होगा तो क्या होगा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाना उसके अभिकेंद्री बल के कारण संभव होता है, जो नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण को संतुलित होता है। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर होगा तब अभिकेंद्र बल के अभाव में इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाएगा। बड़ा मजेदार है भाई। देखो, बोल ये रहा है कि मान लीजिए आपका ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर एक कक्षा है, ठीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये मान लीजिए यहाँ की त्रिज्या r है, इलेक्ट्रॉन का वेग v है और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तब इस पर अभिकेंद्री बल होता है mv²/r और इन दोनों के बीच एक कूलाम आकर्षण बल है 1/4πε0, ये आपका E/E/r²। अब बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं गति करेगा, स्थिर हो जाएगा, तो ये अभिकेंद्री बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये जो अभिकेंद्री बल है ये एक दूसरे को संतुलित रखते हैं, ये अंदर की ओर खींचता है, अभिकेंद्री बल भी अंदर की ओर लगता है, एक दूसरे को संतुलित करते हैं। जैसे आप लोग देखना कि मान लीजिए, समझिएगा कि आप लोग यदि एक पत्थर रस्सी में बांधकर घुमाओ और छोड़ दो तो रस्सी के साथ पत्थर भी दूर चला जाता है कि नहीं, क्योंकि वो अंदर की ओर बल जो है समाप्त हो जाता है। ऐसे यहाँ पर यदि ये अब अंदर की ओर ये बल समाप्त हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा, और यदि अभिकेंद्री बल समाप्त हो जाए तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर भी वेग से r त्रिज्या के कक्षा पे घूम रहा है, तब उस पर एक अभिकेंद्री बल लगता है mv²/r। अब यहाँ पर एक कूलाम आकर्षण बल है 1/4πε0 E q1 q2 होता है, तो दोनों पर आवेश E कर दिया r²। अब एक दूसरे को संतुलित करते हैं, लेकिन जब वो गति करना बंद हो जाएगा तो उस पर अभिकेंद्री बल तो लगना ही नहीं है, और जब अभिकेंद्री बल नहीं लगना है तो केवल और केवल कूलाम आकर्षण बल लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आकर के नाभिक से टकरा जाएगा। यही चीज बोला गया है कि यदि कक्षा में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो उस पर अभिकेंद्री बल लगता है, और ये जो अभिकेंद्री बल है वो विद्युत आकर्षण बल से संतुलित रहता है। किंतु यदि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो अभिकेंद्री बल का मान शून्य होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आकर्षण का नाभिक में गिर जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु में बोर की त्रिज्या के लिए
व्यंजक कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लेना एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, यहाँ r नॉट है, त्रिज्या के लिए है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई आगे कुछ और चीजें आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कि उत्तेजन ऊर्जा किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा काम की चीजें बच्चों, एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जो मान लीजिए टॉपिक सिलेबस में रह जाता है उसको यहाँ पर कराया जाता है। देखिए, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है। ठीक है, जब ऊर्जा हम देंगे किसी को तो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तेजन की क्रिया कहलाती है। अर्थात परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, वो परमाणु की क्या कहलाती है बच्चों, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी परमाणु को दी गई वह ऊर्जा जिस ऊर्जा में वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाए। ठीक है, समझिए बात को, किसी भी परमाणु की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर पर चला जाए, वो उसका उत्तेजन ऊर्जा कहलाता है। और इसके बाद उत्तेजन विभव क्या है, उस विभवांतर को जिसके द्वारा वो एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। मतलब एक विभवांतर ही विभव है, लेकिन इसमें कंडीशन है जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा, वो आपका उत्तेजन विभव कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। अब ये आयनीकरण क्या है भाई, ये आयनीकरण शब्द कहां से आता है, जब कोई परमाणु बाहर से इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि उसका कोई कक्षीय इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर पूर्णतः बाहर निकल जाता है, मतलब अपने कक्षा को ही छोड़कर बाहर निकल जाए। समझ रहे हैं ना, नाभिक है, इसके चारों वृत्ताकार पथ है जिसे कक्षा कहते हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा बच्चों, हो सकता है 2-3 इलेक्ट्रॉन हो। अब इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा। अब इतना ऊर्जा दिया गया, इतना ऊर्जा दिया गया कि इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर भाग रहा है। समझ रहे ना, तो आपका कहलाता है आयनीकरण। मतलब किसी परमाणु को बाहर से इतनी ऊर्जा दे दिया जाए कि उसके इलेक्ट्रॉन परमाणु को ही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो यह प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। और जो ऊर्जा दी गई है वो उसकी आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लेना, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यदि मैं कह दूं हाइड्रोजन परमाणु का आयनीकरण विभव तो 13.6 वोल्ट। लिख लो, आयनीकरण विभव 13.6 वोल्ट बच्चों। ठीक है, आयनीकरण यदि ऊर्जा की बात करेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनीकरण विभव की बात करेंगे तो 13.6 वोल्ट। भाई आगे विभव ही है कि उस विभवांतर को जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाता है। अब देखो, उत्तेजन ऊर्जा का मतलब ये होता है कि बाहर से दी गई ऊर्जा जिससे कि परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाए, उस ऊर्जा को हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। अब उस विभवांतर को उत्तेजन विभव कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाए। लेकिन जब ये आयनीकरण की प्रक्रिया आ जाती है तो आयनीकरण में सीधा मतलब है किसी परमाणु को हम एनर्जी दें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल बाहर भाग जाए, तो आपका आयनीकरण की क्रिया कहलाती है। और जिस ऊर्जा पे वो बाहर जा रहा है तो आयनीकरण ऊर्जा कहलाता है। और फिर विभवांतर जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर के बाहर जाए तो आयनीकरण विभव कहलाता है। जो भी हम नोट कराते हैं उसे आप लोग लिख लिया करो। और भाई साहब ये आपका आखिरी प्रश्न है आज का, देखो जरा, बोर की कक्ष को स्थायी कक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन ना तो यहां पर देखिए ऐसे कक्षा में चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ना ही अवशोषित करते हैं, अतः इन कक्षों को स्थायी कक्षा कहा जाता है। मतलब जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो जब तक उसको हम बाहर से एनर्जी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ना तो लेते हैं ना तो देते हैं और एक निश्चित कक्षा पे घूमते रहते हैं। भाई इसका फैक्ट ही है ना कि यदि ऊर्जा ना ली जाए ना दी जाए, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ना ऊर्जा ली जाए ना दी जाए, तब वो ये बताता है कि हम एक निश्चित स्थिति पे घूम रहे हैं।
है ना, इसलिए उसको हम स्थायी कक्षा के नाम से जानते हैं।